आप सब लोग जो है बाद में भी इसको देख सकें। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी, शो हो यस। रही है। अभी तो सर शो नहीं हो रही। जी, आई थिंक जिनको शो नहीं हो रही उनका कोई नेटवर्क का इशू होगा, मे बी कुछ टाइम बाद उनको शो हो जाए। जी, जैसा कि मैडम ने मेरा तारुफ करा दिया है, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है और मैं नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी चाइना में अभी पढ़ रहा हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ मैकेनिकल में। और अगर देखा जाए तो ये बंदा नाचीज़ को कुछ जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी पहले, जिनको मैंने यहाँ पे टैग किया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। तो बिना इस पे वक्त ज़ाया किए मैं जो हमारा टॉपिक है उस पर चलता हूँ, जो कि बेसिकली स्कॉलरशिप का सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ताकि पहले आपको पता हो कि एक स्कॉलरशिप होती क्या है, उसको कैसे तलाश किया जाता है, और अ, जब कभी मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे उसको देखा जा सकता है। ठीक है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कैसे चेक करते हैं, एप्लीकेशन कैसे होती है और उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है। सबसे पहले स्कॉलरशिप पे बात करते हैं। मैं साथ में वेबसाइट्स भी ओपन करूंगा साथ में, ताकि आपको डेमो भी देता रहूं और आपको आइडिया होता रहे कैसे करना है। स्कॉलरशिप बेसिकली एक आप समझे सादा लफ्ज़ों में, आपके मुल्क से भागने का एक तरीका है, आपके कंट्री एस्केप करने का तरीका है, लीगली एस्केप करने का तरीका है, जो कि एक मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यंग जनरेशन के लिए साबित होती है बाद में उनकी लाइफ में, और उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये एक हमारा अच्छा स्टेप था। तो स्कॉलरशिप बेसिकली मुख्तलिफ़ ममालिक जो होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं और उनकी यूथ को प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से टैलेंट लेके अपने कंट्रीज़ में उनसे रिसर्चेस करवाते हैं, और उनकी मतलब कंट्री की बेनिफिशरी होती है, वो अपने कंट्री के उसके लिए यूज़ करते हैं बेनिफिट के लिए। तो स्कॉलरशिप को कैसे तलाश किया जाता है? बेसिकली स्कॉलरशिप कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। स्कॉलरशिप तलाश करने के लिए मैं समझता हूँ कि कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं जो कि अगर फॉलो कर लिए जाएँ तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मेरा नेट चलेगा नहीं, मैं यहाँ पे देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि हमने अपना माइंड बना लिया, हमें पता चल गया स्कॉलरशिप क्या होती है, अब उसको हमने तलाश कैसे करना है, ठीक है? हाउ टू फाइंड अ स्कॉलरशिप लिखता है बंदा, हम मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप, ठीक है? एक सिंपल सी बात लिखते हैं, ठीक है? डेमो में आपको दे रहे हैं मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप। तो आपके सामने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आ जाती हैं, जिससे आप किसी भी किस्म की जो स्कॉलरशिप होती है वो तलाश कर सकते हैं। लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट बनाई होती हैं, कुछ होती हैं अथेंटिक, कुछ होती हैं अथेंटिक नहीं होती, लेकिन मोस्टली डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी एक स्टेप है जो कि आप फॉलो करके, फॉर एग्जांपल ये मास्टर पोर्टल एक अच्छा यूनिक पोर्टल है, इसको आप देख सकते हैं। और इस पे आप नेविगेट करके डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स जो है वो तलाश कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल स्टेप है जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको मेरा क्रोम वगैरह नज़र आ रहा है? क्रोम जो मैंने अभी ब्राउज़र ओपन किया था। नजर आ रहा है। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, नजर आ रहा है। जी, जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई स्कॉलरशिप देख लेते हैं अपने लेवल की, ठीक है? तो उस पे जाके आपने स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ चेक करना होता है कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं सिंपल से इसलिए लिखे हैं कि ताकि आपको स्कॉलरशिप का स्टार्ट लेने में आसानी हो। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं स्टार्ट में वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि सबसे पहले आपने एक स्कॉलरशिप तलाश करनी होती है, ठीक है? और उसके बाद आपने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होता है कि आपने ब बैचलर डिग्री की हुई है, आपका सीजीपीए वग़ैरह ये है, और आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है उसका
उसका एप्लीकेशन के दौरान जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए जहाँ पे लिखा होता है, मेरा आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन कोई भी यहाँ से स्कॉलरशिप ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखें, सिंपली लिखा हुआ है चेक एलिजिबिलिटी। आपको अपनी जो जो भी आपका बैकग्राउंड होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसको यहाँ से मैच करें और आपको पता चल जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ये एक बात है कि जो शुरू में काम आती है, ठीक है, इसको आप फॉलो कर लें। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि चाइना में सीएससी स्कॉलरशिप पर आप कैसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर सकते हैं, ठीक है। सीएससी पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या जो आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप बोलते हैं, ठीक है, उस पे आप कैसे उसको तलाश कर सकते हैं, उस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक आपके वीज़ा और जो भी प्रोसेस होता है वहाँ तक। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है चाइना में, जब हम सीएससी स्कॉलरशिप की बात करते हैं, सीएससी स्कॉलरशिप बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली एक स्कॉलरशिप है, ठीक है, जिस पर तमाम दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी कंट्री की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जहाँ से मर्ज़ी है बैठ के अप्लाई करें, ठीक है, इस पे कर सकते हैं आप अप्लाई। बेसिकली इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स लिखी हैं। ये 2 वेबसाइट्स जो हैं आपको ग्राउंड पॉइंट प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप यहाँ से स्टार्ट ले सकें। मैं अक्सर लोगों को ये एक वेबसाइट देता हूँ, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल, जो कि तरीक़ाकार बताती है कि आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइनीज़ स्कॉलरशिप जो है वो एक ही बात है, मुख्तलिफ इसके लोग नाम लेते हैं, लेकिन ये बात एक ही है। तो चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल ये वेबसाइट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो आई थिंक मेरा नेट जो है वो, इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे नेट का बड़ा इश्यू है। जी। जी, तो ये एक वेबसाइट है जिस पे आप आके मुख्तलिफ स्टेप्स देख सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती क्या है, इस पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, मैं इसलिए लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इस पे ना सिर्फ चाइनीज़ स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का इंट्रोडक्शन है, बल्कि उसको अप्लाई करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप और उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम दी हुई हैं। उसके अलावा जितनी भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं कि यूनिवर्सिटीज़ विद नो एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है? या इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो उन्होंने टैब्स दी हुई हैं, जो कि हेल्पफुल होती हैं आपको नेविगेट करने में और तलाश करने में चीज़ें। तो इस वेबसाइट पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके अलावा जो आंसू स्कॉलरशिप है, ठीक है? तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी एक वेबसाइट पे दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसका तमाम का तमाम तरीक़ाकार यहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेके उसको अवेल करने तक, ठीक है? उसके तमाम जितना भी प्रोसेस है, उसका टाइम है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे स्टेप वाइज़ दिया हुआ है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 और सो ऑन इस तरह, ठीक है? तो ये एक वेबसाइट है जो कि सबसे पहले आपको नेविगेट करनी चाहिए, इस पे आपको तमाम की तमाम मालूमात मिल जाएँगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम एप्लीकेट से कि पहले आप अपना होमवर्क किया करें। कोई चीज़ यहाँ से ना मिले, इंटरनेट से ना मिले, फिर कोई स्पेसिफ़िक क्यूरी हो तो वो हमसे पूछ लिया करें। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगले स्टेप्स पे जाके जब आप इन तमाम चीज़ों से गुज़र जाते हैं, अगले स्टेप्स पे आके आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो वो स्पेसिफ़िक क्वेश्चन होते हैं, वो आप पूछ सकते हैं बेसिकली। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है campuschina.org, ठीक है? अब ये एक वेबसाइट चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल जो है ये हमें बताती है तरीक़ाकार कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? और कुछ मालूमात देती है जो कि यूज़फुल होती हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप जो कि चाइना में होती है, ठीक है?
दूसरी वेबसाइट है campuschina.org। अच्छा, तो पहला जो स्टेप है हमारा वो है यूनिवर्सिटी तलाश करना। जैसे यहाँ पे देखें फाइंडिंग अ यूनिवर्सिटी, तो कैसे तलाश करते हैं यूनिवर्सिटी? ये वेबसाइट है, इस पे देखें यहाँ पे एक सर्च का बटन बना हुआ है। यहाँ पे आके आप अपना यूनिवर्सिटी सर्च करने के बजाय आप बेशक मेजर लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मैकेनिकल, ठीक है। होपफुली इंटरनेट मेरा जो है सही चलेगा। तो देखें मैकेनिकल में मुझे बेतहाशा किस्म के रिज़ल्ट्स मिल गए यहाँ पे। 103 पेजेज़ हैं और इतने रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिग्री है वो रिक्वायर्ड डिग्री, मैं मास्टर डिग्री करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, प्रोविंस चाइना कोई भी हो, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, और मैकेनिकल ही रहे मेजर जो भी है, ठीक है, जो भी मेजर हो आपका। तो देखें फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, प्रोग्राम्स जो वो ऑफ़र कर रही हैं। डिग्री लेवल मास्टर हमने सेलेक्ट किया था। ड्यूरेशन कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा। तो इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है प्रोग्राम, इस चीज़ को आपने भूल जाना है, चूँकि जब आपकी स्कॉलरशिप लगती है तो ये आपकी जो ट्यूशन फ़ी होती है वो कवर हो जाती है। मैं बिल्कुल स्लो प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी एम्बिग्युइटी बाकी ना रहे और तमाम चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई होती रहें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन तमाम प्रोसेस से वो गुज़रे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मेबी एट द नेक्स्ट स्टेज में भी उनको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलें जो कि उनके लिए भी यूनिक हो। तो ये एक सिंपल सा स्टेप था पहला, जो कि हमने यूनिवर्सिटी तलाश करनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी तलाश करके हमने उसका मेजर भी तलाश कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, चर्च यांग नॉर्मन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट्स आप यूनिवर्सिटी की ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताऊँगा जब हमने प्रोग्राम वगैरह सर्च करना है, ठीक है? फाइंडिंग अ प्रोफेसर में भी मैं आपको बता दूँगा ये। तो पहला स्टेप जो था हमारा वो यूनिवर्सिटी तलाश करना था और जो कि बड़ा सिंपल था। 2 वेबसाइट्स हमने सबसे पहले अप्रोच करनी है। पहली वेबसाइट पे हमने तरीक़ाकार पढ़ना है, अपना माइंड बनाना है कि स्कॉलरशिप, चाइनीज़ स्कॉलरशिप होती क्या है? उसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है? ठीक है? स्टेप्स क्या हैं? और फिर उसके बाद हमने इस वेबसाइट के थ्रू अपना मेजर फाइंड कर लेना है। ठीक है? ये पहला स्टेप हो गया और ये काम मैं समझता हूँ कि आपको ना मिड ऑफ़ द ईयर यानी कि जून वग़ैरह में कर लेना चाहिए, ठीक है? जून के महीने में आपको इस पे काम, अगर आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो जून के महीने में आप इस पे काम अपना शुरू कर दें, ठीक है? होमवर्क शुरू कर दें। दूसरा स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? अब हमें पता चल गया जब हमने इस पे देखा, इस वेबसाइट पे आके हमने देखा कि अ जो जो तरीक़ाकार था, वो हमने पढ़ा, ठीक है? हमने यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, ठीक है? यहाँ पे दूसरा स्टेप लिखा हुआ है प्रोफ़ेसर को फाइंड करना, लेकिन वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले गए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने के बाद, चूँकि ये रीलोड नहीं, मैं देख लेता हूँ। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाके पढ़ेंगे, अपना फैकल्टी तलाश करेंगे और फैकल्टी तलाश करने के बाद आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है? अब चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेज़ में उन्होंने वेबसाइट प्रोवाइड की होती हैं। यहाँ पे कोने पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको इंग्लिश में कर लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखें यहाँ पे प्रोग्राम्स में देखा, प्रोग्राम्स में हमने मास्टर डिग्री तलाश किया, ठीक है? मास्टर डिग्री में हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ले लिया, मटीरियल साइंस ले लिया, ठीक है? जो कि इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है। इसको हमने ओपन किया। अब इस प्रोग्राम की तमाम डिटेल ये देखें साइड पे लिखी हुई है, ठीक है? इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की एक एप्लीकेशन फ़ी है जो कि 800 आरएमबी है, चाइनीज़ करेंसी, ठीक है? पाकिस्तानी तकरीबन कुछ 40,000 के लगभग मेरे ख़्याल में बनती होगी, ठीक है? और ये चीज़ जो है इसको भूल जाएँ चूँकि आपका स्कॉलरशिप होगा, ठीक है? इसको भूल जाएँ, अकोमोडेशन फ़ी वग़ैरह इस चीज़ को भूल जाएँ, लेकिन ये चीज़ होगी ज़रूर। आप चाहे स्कॉलरशिप अप्लाई करें, चाहे आप किसी और तरह अप्लाई करें, ये आपको देनी पड़ेगी। स्टार्टिंग टाइम, एप्लीकेशन डेडलाइन वगैरह ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब डेट उन्होंने फिल वक़्त नहीं किया नेक्स्ट ईयर के लिए आई थिंक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखें लिखी हुई हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स में
इंग्लिश में देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं, अक्सर पूछते हैं आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है? ये सवाल मैं समझता हूँ कि एक ना करने वाला सवाल है, जो कि किसी बंदे से उसका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप खुद आएँ, वेबसाइट पे देखें, ठीक है? खुद आके देखें कि रिक्वायर्ड क्या-क्या है। वो देखें, इंग्लिश में देखें, या तो वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो, ठीक है? उसकी या ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो, ठीक है? या मीडियम लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेंट्स हाईएस्ट जो उसकी हो वो इंग्लिश हो, जो कि एक अच्छी बात है। या तीसरी बात ये कि उसने ये कोई स्टैंडर्ड टेस्ट दिया हो, ठीक है? या एप्लीकेंट जो है वो इंग्लिश टेस्ट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, ये यूनिवर्सिटी जो है आपको एक इंग्लिश टेस्ट देगी, मेबी आपको वो पास करना पड़ेगा। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है हर यूनिवर्सिटी की, हर प्रोग्राम की, हर वेबसाइट पे लिखा होता है, जो कि आपको ईज़िली मिल जाता है, ठीक है? आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, आई थिंक उन्होंने नहीं दिया, ठीक है? कौन से कोर्सेज़ होंगे और एप्लीकेशन मटेरियल क्या-क्या चाहिए होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बात ये थी अभी जो जिस स्टेप पे हम थे कि सेकंड स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। कैसे? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सही है? यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को आपने रेडी कर लेना है। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ना सिर्फ चाइना के बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो आप वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं विद माइन्यूट चेंजेस। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट स्कॉलरशिप के डिफरेंट मेजर के क्राइटेरिया को देखते हुए उन डॉक्यूमेंट्स में आप माइनर चेंजेस कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम सेम ही होते हैं। सही है? तो ये आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है और डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने एकेडमिक सर्टिफ़िकेट्स जितने भी हैं, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मैट्रिक से लेके मैट्रिक, एफएससी, आपकी जो बैचलर डिग्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एकेडमिक सर्टिफ़िकेट जितने भी हैं, वो रेडी करने हैं। फिर उसके बाद चाइना के लिए एक फॉरेनर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन सर्टिफ़िकेट होता है, जो कि आप इस वेबसाइट पे उसका सैंपल भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे डाउनलोड सैंपल, तो डाउनलोड सैंपल्स में जाएँ तो आपको डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स के सैंपल्स मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं, तो अक्सर लोग सैंपल माँगते रहते हैं कि हमें फलाँ चीज़ का सैंपल दे दें, फलाँ चीज़ का सैंपल दे दें। तो इस वेबसाइट पे तमाम किस्म के सैंपल भी पड़े हुए हैं। लेकिन दीज़ आर जस्ट सैंपल्स, इनको आपने 100% प्लेजराइज़ नहीं करना, आपने इनको इस तरह यूज़ नहीं करना कि आप फुली इनको कॉपी कर लें, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट मेरी सही चल नहीं रही है, क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो मैंने वीपीएन नहीं लगाया हुआ। तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। देखें तमाम किस्म के सैंपल जो हैं ये फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम चाइना, ठीक है? फ्रॉम चाइना, ये आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम ही होगा। तो सेकंड स्टेप में हमने ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। रिकमेंडेशन लेटर आपको अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। कोशिश करें प्रोफ़ेसर से मिल जाएँ या आपके जो कोई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वगैरह उनसे एसोसिएट प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। अक्सर कहते हैं लोग कि प्रोफ़ेसर के ही होने चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात चल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्रोफ़ेसर से बनवा लें आप अपने, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके कोई आपने बहुत अरसा पहले पढ़ा था फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यूनिवर्सिटी से और आप कहते हैं कि आपका जो जो रिकमेंडेशन लेटर है, एक रिकमेंडेशन लेटर आपको मिला है, कोई प्रोफ़ेसर है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ये एक बड़ा अलमिया है कि फैकल्टी भी इतनी हाई क्वालिफ़ाइड नहीं है, ठीक है? तो बाज़ औक़ात वहाँ पे फुल प्रोफ़ेसर अवेलेबल नहीं होते। तो आप कोशिश करके एक्का दुक्का प्रोफ़ेसर किसी से कहीं से कर लें, कुछ तरह गुज़ारा करके प्रोफ़ेसर को बोलें आपको वो अरेंज कर दें, ठीक है? स्टैम्प वग़ैरह भी वो कर लेंगे अरेंज। दूसरा, आप रिकमेंडेशन लेटर अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपकी जो आपके जिन्होंने पढ़ाया हो वही देंगे। हाँ, एक वो दे दें और एक आपके एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं। 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर आपने इस तरह रेडी करने हैं, जिसमें वो जनरल आपने बनवाने हैं। ये नहीं कि आपने उसको स्पेसिफ़िक किसी एक कंट्री के लिए बनवाना है, स्पेसिफ़िक किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए बनवाना है, नहीं। आपने उनको जनरलाइज़ डॉक्यूमेंट कहना है कि जनरलाइज़ डॉक्यूमेंट आपको बना के दें, ठीक है? ताकि वो ओवरऑल द वर्ल्ड आप जहाँ भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, वो आपको यूज़फुल हो, ठीक है? आप ये ना हो कि फिर बार-बार उनकी मिन्नतें करते रहें और आप उनको कहते रहें कि हमें नेक्स्ट वाला रिकमेंडेशन लेटर बना के दें, ऐसे नहीं। जनरलाइज़्ड रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल। मास्टर डिग्री के लिए स्टडी प्लान होता है और
पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल होता है, जो कि मैं समझता हूँ अगर आपने अपना माइंड बना लिया है स्कॉलरशिप के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या रिसर्च करनी है और किस तरह करनी है। स्टडी प्लान में मोस्टली यही होता है कि क्या आपने रिसर्च करनी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, उसको आप फ्यूचर से अलाइन करते हैं। रिसर्च प्रपोजल में आपका एक डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल होता है बाकायदा, जिसमें आप बताते हैं कि आप फ़लाँ मेथडोलॉजी से फ़लाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो एक्सप्लेन्ड होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जब आप प्रोफ़ेसर से जब हम तीसरा स्टेप देखेंगे कॉन्टैक्ट अ प्रोफ़ेसर, जब आप पीएचडी करने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात आपसे रिसर्च प्रपोज़ल प्रोफ़ेसर माँग लेते हैं, तो ये चीज़ें पहले रेडी होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आपके कोई सर्टिफ़िकेट्स हो सकते हैं, ठीक है? अवार्ड्स हो सकते हैं, आपके कोई ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है? ऑनलाइन कोर्सेज़ वग़ैरह, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने रेडी रखने हैं। लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी सर्टिफ़िकेट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट सेकंड स्टेप पे आपने बना लेने हैं। थर्ड स्टेप है हमारा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए थर्ड स्टेप इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो है अपना एक सुपरवाइज़र तलाश करना और उसको कॉन्टैक्ट करना, ठीक है? अब ये किसी भी स्कूल की यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में जाके, स्कूल कॉलेजेस के सेक्शन में जाके या उसकी जो वेबसाइट होती है वहाँ पे कोई एक्सेल की फ़ाइल है एक देख के आप वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एक्सेल की फ़ाइल प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? तो आपने देखना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी यूनिवर्सिटी को देखता हूँ। अ, यहाँ पे देखते हैं हमें कहीं से स्कूल्स मिल जाएँ, फैकल्टी वग़ैरह। अ, टीचिंग ऑपरेशन आई थिंक मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ नाम यूज़ करती हैं। तो आप इसको नेविगेट करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ना मिले तो हम मास्टर प्रोग्राम में ही चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे देखते हैं। आपको हर यूनिवर्सिटी पे फैकल्टी का हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। उस यूनिवर्सिटी की फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं इसको, राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं। और यहाँ से आप व्यू मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक क्लिकेबल लिंक मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप देखते हैं, अब देखें यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की कुछ डिटेल लिखी होती है स्कॉलरशिप की। इस यूनिवर्सिटी में देखें प्रोविंशियल स्कॉलरशिप भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी है और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी है, ठीक है? और होपफुली ये सीएससी भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है प्रोफ़ेसर को अप्रोच करने का, ठीक है? वो हम देख लेते हैं कि और यूनिवर्सिटी में हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थोड़ा-सा इश्यू होता है इनकी वेबसाइट जो हैं कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती हैं। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने या तो इंग्लिश वाली वेबसाइट जो है देख लेनी है या फिर यहीं पे आपने इसको राइट क्लिक करके इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेना है, ठीक है? अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे बाज़ औक़ात फैकल्टी का एक दिया होता है डायरेक्ट इधर ही कहीं ऑप्शन दिया होता है, वाज़ह तौर पे। या तो आप उसको फैकल्टी वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं या फिर स्कूल और कॉलेजेस की टैब में आके वहाँ से आप अपनी फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मेन्यू देखते हैं, ये देखें फैकल्टी एंड स्टाफ सिंपल सा एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? फैकल्टी एंड स्टाफ को आपने इस तरह ढूँढना है और अपने स्कूल और कॉलेजेस के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें स्कूल एंड कॉलेजेस हम स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस के हमें ऑप्शन मिल जाएँगे और वहाँ से हम अपना स्कूल तलाश करें फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है? अगर आपका स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है उसमें डिफरेंट मेजर्स जो हैं वो कर रहे हैं ऑफ़र, उसमें से आपने देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इंजीनियरिंग का स्कूल ऑफ साइंसेज़, इंजीनियरिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं स्कूल ऑफ मैकेनिकल, ठीक है? हुँ।
बात ये प्रॉब्लम कर जाती है, लेकिन यहाँ पे आके आपको सिंपली फैकल्टी मिल जाएगी। ठीक है, कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज देख लेते हैं। दोनों इसकी वेबसाइट्स क्यों नहीं ओपन हो रही? बहरहाल आप यहाँ से 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट आपके डेमो के लिए है, लाजमी नहीं है मेरा इंटरनेट काम करे और बताया आपको। यहाँ से या तो आप डायरेक्ट फैकल्टी एंड स्टाफ देख सकते हैं, ठीक है, और या तो स्कूल एंड कॉलेजेस देख सकते हैं, या टीचिंग या किसी भी किस्म का कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिले वो आपके लिए आपको उन फैकल्टी की वेबसाइट्स पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ देखें, मीट चाचांग फैकल्टी, चाचांग यूनिवर्सिटी की ये फैकल्टी है। तो यहाँ पे आप इनको देखते हैं। तो डिफरेंट प्रोफाइल्स आपकी होती हैं। आपने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। आप मुख्तलिफ तरह के स्कूल एंड मेजर्स में जाके आप अपना मेजर से फैकल्टी भी तलाश कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक जो है तीसरा स्टेप है हमारा कि आपने फैकल्टी फाइंडिंग का प्रोफेसर एंड कॉन्टैक्टिंग। तो कॉन्टैक्ट बेसिकली कैसे करना है? कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको एक आपकी सीवी रेडी होनी चाहिए, ठीक है, और एक आपकी जो है आपकी ईमेल रेडी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको उम, अगर मैं अपनी ईमेल खोल के आपको दिखाऊँ, तो यहाँ से कुछ टाइम में मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने प्रोफ़ेसर को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, ठीक है? सिंपली आपने एक ईमेल लिखनी है और ईमेल में आपने ये लिखना है कि अपना स्टार्ट में सबसे पहले पहली लाइन पे आपने लिखना है कि आपने जो है आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने ऐसा इंप्रेशन डालना है कि आपने उसको रियलाइज़ हो कि आपने उस प्रोफ़ेसर की जो है प्रोफ़ाइल जो है वो पढ़ी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ उम, 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 अ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, यहाँ पे आप देखें, आप लिख सकते हैं, स्टार्ट में आप अपना लिखें, ठीक है, अपना तारुफ़ लिखें, उसकी रिसर्च डायरेक्शन लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना जो भी थर्ड थर्ड जो आपका पैराग्राफ है उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्किल्स का हवाला दें कि दरमियान की बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है हवाला दे सकते हैं कि आपके पास ये स्किल्स हैं, ठीक है, और आप उसको एट द एंड जो है मतलब उसको अलाइन कर सकते हैं कि आपने उसकी जो रिसर्च डायरेक्शन है उसको कैसे पहले पैराग्राफ में आपने बेसिकली ये करना है कि अपना इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद आपने ये इम्पोज़ कराना है कि आपने उस प्रोफ़ेसर की जो रिसर्च डायरेक्शन है उसको रीड किया है और आपने उसमें इंटरेस्ट शो करना है। सेकंड पैराग्राफ में अपने स्किल्स पे बात करेंगे, ठीक है, और थर्ड पैराग्राफ में आपने उसको उसकी रिसर्च से अलाइन करके फिर से उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आई नीड एन एक्सेप्टेंस लेटर फॉर। ये एक सिंपल सी 3 से 4 पैराग्राफ में एक ईमेल लिखनी है आपने, ठीक है? और दैट्स इट। आपने इसको भी सिंपल सा आपने दे देना है, इसका सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है? तो ये एक थर्ड स्टेप में आपने ये काम करना है कि आपने प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना है और उसको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? ईमेल के थ्रू। तो ये इस तरह आप जो है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सीएससी अप्लाई करने के लिए पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है कि पहले सीएससी के पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है या कि सीएससी के पोर्टल पे। तो पहले आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको रिव्यू करने के बाद इनिशियल रिव्यू के बाद बता देगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमने सीएससी को फॉरवर्ड कर दिया है, अब आप अपने सीएससी पोर्टल पे भी अप्लाई कर दें। तो पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, ठीक है? ये सीएससी की वेबसाइट दी हुई है जो कि सिंपल एक उसी तरह की वेबसाइट जो पहले इस तरह की मैंने वेबसाइट बताई हैं। उसके और ये तकरीबन ये अक्टूबर और फरवरी और मार्च में ये मोस्टली होता है क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ डेडलाइन्स होती हैं जो कि वेरी करती हैं। इंटरव्यू एंड सिलेक्शन की बात करें, इंटरव्यू में लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कम्युनिकेशन कर ली, प्रोफ़ेसर के साथ इंटरेक्शन कर लिया ईमेल के थ्रू, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है।
उसके बाद आपका जो रिसर्च एरिया है वो एक डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जब आप अपना स्टडी प्लान रिफाइन कर रहे होते हैं दोबारा से, पहले अगर आपने सबमिट नहीं किया, अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको रिफाइन कर लिया करें, अपने प्रोफेसर की अलाइनमेंट कर लिया करें जो आपका प्रोफेसर होता है, ठीक है। उसके साथ आप अपने मजीद उसको अलाइन कर लेंगे ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है। आप अपना स्टडी प्लान इंटरव्यू में प्रिपेयर रखें। आप अपने प्रोफेसर की जो रिसर्च डायरेक्शन है उस पे अपनी ग्रिप रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोफेसर क्या कर रहा है। ये एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपको पता है कि आपका प्रोफेसर क्या कर रहा है, तो आपको ये कहना होता है कि हाँ जी, मुझे पता है, ठीक है, प्रोफेसर क्या काम कर रहा है और मैं उसमें क्या काम करूँगा, ठीक है। आपने इज़ाफ़ी तौर पे ये भी बताना होता है कि मैं उसमें क्या करूँगा, जो कि आपके चांसेस बढ़ाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी कोई इतनी आगे-पीछे की बातें नहीं होती, या तो आपकी सीवी डिस्कस होती है जो कि आपने सीवी में लिखा होता है, या आपका स्टडी प्लान डिस्कस होता है, या आपके प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन डिस्कस होती है, और फ्यूचर प्लान्स आपके जो हैं वो डिस्कस होते हैं जो कि आपने स्टडी प्लान में मेंशन या रिसर्च प्रपोजल में मेंशन किए होते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा 5 स्टेप्स में मबनी है एक प्रोसेस था, और उसके बाद आपने एट द एंड जो है आपकी सिलेक्शन हो जाती है। यूनिवर्सिटी आपको सीएससी या यूनिवर्सिटी आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देती है। सिलेक्शन, रिजेक्शन पे भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए अप्लाई करना है। और मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूँगा कि मतलब आप ना सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी बल्कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करें, ठीक है? जो कि आपके लिए, आपके हाथ में अगर आप मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी तो आसानी होगी आपको डिसाइड करना कि आपने किधर जाना है, ठीक है? होपफुली आई एम ऑडिबल। तो ये जो स्टेप्स हैं मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं उसी स्लाइड पे, ठीक है? ये मैंने आपके लिए दिए थे ताकि मैं पीपीटी शेयर कर दूँगा आपसे ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है? और जब आप यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हों, ठीक है? सबसे पहले तो आप माइंड में रखें कि उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट आप विज़िट कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को थॉरोली रीड करें, ठीक है? और आपने ग्रुप्स में किसी से भी लिस्ट्स नहीं माँगनी, थोड़ी-सी इनपुट आपने देनी है, ठीक है? अपनी, और अपनी इनपुट को अगर आप अपनी इनपुट देंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी की फ़लाँ वेबसाइट पे मैंने चीज़ देख ली थी, वो फ़लाँ प्रोफ़ेसर मेरे से मैच कर रहा था, इस यूनिवर्सिटी का मैंने प्रोफ़ेसर देखा है, ये मेरे से इतना मैच कर रहा है, ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो, आप इसलिए खुद इनपुट दिया करें और आप खुद तलाश किया करें, ठीक है? किसी भी किस्म की लिस्ट नहीं माँगनी, प्रोफ़ेसर लिस्ट, यूनिवर्सिटी लिस्ट या फैकल्टी लिस्ट। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपने ये प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आपके अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स हो सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं। ये जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है? आपने वही बात है, प्रोफ़ेसर की लिस्ट नहीं माँगनी, उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिए, कैसे तलाश करना है, ठीक है? उसके बाद आपने फैकल्टी को नेविगेट करना है, स्कूल कॉलेजेस को, ठीक है? सीवी आपने बनानी है, ये ज़रूरी होती है जब आप तलाश कर रहे होते हैं। इफ़ेक्टिव ईमेल लिखनी होती है, ज़रूरी होता है, ठीक है? और जब आपको प्रोफ़ेसर एग्री करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रोफ़ेसर ने एग्री किया है एक ईमेल में कि को वो एक्सेप्टेंस लेटर देगा, ठीक है? आप 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता वेट कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसको रिमाइंडर आप दें, ठीक है? आप ये नहीं कि मतलब हर रोज़ उसको ईमेल करे बैठे हों, हर रोज़ उसको वीचैट पे मैसेज किए बैठे हों, इस तरह प्रोफ़ेसर बिज़ी होते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो इतना टाइम उनके पास नहीं होता, बाज़ औक़ात वो चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, तो उस पे आपने पैनिक नहीं होना, आपने इंतज़ार करना है, ठीक है? आपने कम्युनिकेशन एटिकेट्स बरकरार रखने हैं, और जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, तो उसके बाद भी आपने ध्यान देना है कि आप उससे क्या बात कर रहे हैं। ईच वर्ड काउंट। जी, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सबसे पहले, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, फिर सीएससी पोर्टल पे, ठीक है? इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप पुट कर रहे होते हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीनेम कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीवी मोहम्मद आफ्ताब, ट्रांसक्रिप्ट मास्टर डिग्री मोहम्मद आफ्ताब, ट्रांसक्रिप्ट बैचलर डिग्री मोहम्मद आफ्ताब, ठीक है? डिग्री मोहम्मद आफ्ताब, तो इस तरह आपने, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं उनकी क्वालिटी, स्कैन जो आप करेंगे वो अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, ठीक है? और जो डॉक्यूमेंट्स आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ, उनकी क्वालिटी, जो राइटिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो आपने डॉक्यूमेंट्स ही वो चीज़ होते हैं जो कि आपकी एब्सेंस में आपको प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो आपने इन पे ख़ास ध्यान देना, और उनको, इसलिए मैंने आपको कहा है कि जून में आप स्टार्ट करते हैं, पूरा आधा साल इनको दें और चीज़ों को प्रिपेयर करें।
इंटरव्यू सिलेक्शन में वही बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपने एक सबसे पहले पीपीटी प्रिपेयर करनी होती है। उसके अलावा सुपरवाइज़र से कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तो उससे सजेशंस मांग लें, ठीक है। आप सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। आप इंटरव्यूइंग पैनल को वही जो आप बताते हैं वही वो उनको पता होता है, ठीक है। वो आपको या तो सीवी के ज़रिए जानते हैं या जो आपको प्रोफेसर होता है उसके ज़रिए आपसे मुतारिफ़ होते हैं। उनके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो जो बताएं सच बताएं, ठीक है, और उसके लिए रेडी रहें। फिर कुछ भी आप जो बताएंगे उस वो आप उससे आपसे वो पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, कॉम्पिटेंट रहें, कमिटमेंट शो करें ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है, और मोटिवेटेड रहें। यही आपकी टिप्स हैं। उसके अलावा आपने स्टडी प्लान को, रिसर्च प्रपोजल को और प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन को आपने ध्यान से देख लेना है ताकि आपको इंटरव्यू में आसानी हो, ठीक है। आफ्टर द इंटरव्यू अगर तो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोफेसर से कांटेक्ट में रहें, ठीक है, फ़ॉलो अप करें अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। एक्सेप्टेंस हो गई है तो प्रोफेसर का थैंक यू करें, मज़ीद उससे पेपर वगैरह मांग लें, ठीक है। उसकी रिसर्च डायरेक्शन उससे पूछने के लिए मज़ीद उससे टिप्स मांग लें कि आपने क्या मज़ीद पढ़ना है, उसके साथ अगर काम करना है, ठीक है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स को आपने लारे नहीं लगाने। लोग होते हैं 8-8 10-10 एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं जो कि एक गलत बात है। आप 1-2 यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस लेटर लें, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर ना लें, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स को ईमेल अगर आप करते हैं तो ध्यान रखें कि उनमें कम्युनिकेशन में आप खराबी ना करें, ठीक है। ये ना हो कि आपने एक ही डिपार्टमेंट के कई प्रोफेसर्स को ईमेल की हो, ये आपस में एक-दूसरे को जानते होते हैं प्रोफेसर्स ताकि वो एक-दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने छोटी-छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। आपका येस और नो जो डिसीजन होता है उस पे आपने खैर अगर रिजेक्शन हो जाए तो वो आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट का मौका देगी, अगर एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो मज़ीद आपको इम्प्रूव करेगी। दोनों सूरतों में आपका डिसीजन आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और एट द एंड अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सारा कुछ हो गया है, सिलेक्शन हो गई है। जब आप फ्लाई करने लगने होते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, नोटराइज़ेशन वगैरह उनकी करवा लें, अटेस्टेशन वगैरह करवा लें। कम्युनिकेशन के लिए सिम कार्ड्स वगैरह आप अपने जो है वो कर लें, रोमिंग इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा लें, ठीक है। जितने भी आपकी फ़ोन या कोई लैपटॉप वगैरह आपने रेडी करना है वो कर लें। आपने जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स करनी है वो कर लें, पैकिंग वगैरह। और फिर इसमें एक बात जो मैंने नहीं डिस्कस की, जेआरई ऑफ़िस वगैरह बेसिक प्रोसेस वो मिसिंग है क्योंकि मैं पाकिस्तान से नहीं आया था, तो मुझे इन चीज़ों का नहीं आइडिया जो कि वीज़ा के रिलेटेड है। तो ये आप आई डोंट नो किससे पूछ सकते हैं जो भी सीनियर हो। जी, तो यहाँ पे मेरी तरफ से जो सेशन है वो एंड होता है। अब अगर आप जो है कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हाथ रेज़ कर सकते हैं वन बाय वन ताकि मुझे आसानी हो आपको आंसर करने में। ओके आफ्ताब भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ुद बड़ी खुशी से ये चाहूँगा कि आप लोगों को एक दफ़ा समराइज़ कर दूँ जो भी आफ्ताब भाई ने हमें बताया। तो समराइज़ मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि चाइना स्कॉलरशिप, उसमें उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। लाइक डिपार्टमेंट का भी होता है, प्रोफेसर भी समटाइम फ़ंड करते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होता है, और गवर्नमेंट का सीएसईएस स्कॉलरशिप है, या फिर कुछ एजेंसीज़ होती हैं जैसे आंसू है, इंटरनेशनल अलायंस की है, तो वो स्कॉलरशिप को जो अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट को फंड करती है। तो जैसे मैं अगर टाइप्स की बात करूँ, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए की बात करें तो जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे थे उसके हायर एजुकेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी तरफ से रिकमेंडेशन होती है। और टाइप बी और सी जो है वो आप डायरेक्ट उस कंट्री में उसकी गवर्नमेंट से लेते हैं या फिर यूनिवर्सिटी से लेते हैं। और इसमें समराइजेशन और अगर मैं करूँ तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले आप तैयार करें। उसके बाद अपनी रिसर्च करें अच्छे से कि आप जिस स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं, जिस कंट्री को आपने चूज़ किया है, तो वहाँ पे आपने देखना है, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने जो है वो स्टडी प्लान जो होता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, उसको डिज़ाइन करना है। 4 से 5 क्वेश्चन ही होते हैं बेसिकली, तो जो हमें लेटर ऑफ मोटिवेशन में बताने होते हैं वो ये कि आप जिस प्रोग्राम को आपने चूज़ किया, जो मेनली क्वेश्चन होते हैं अगर मैं उनको कहूँ, तो वहाँ आपने कि उस प्रोग्राम को क्यों चूज़ किया, या उस कंट्री को क्यों चूज़ किया, ये आपने बताना जो है वो एंड पे ज़रूरी होता है। और अपना एक शॉर्ट टर्म गोल या एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, तो 2 से 3 लाइनों में वो बताना होता है, ठीक है, कि आप इन द लॉन्ग रन आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ तो रिसर्च लीडर या फिर रिसर्च साइंटिस्ट,
ठीक है। और उसके बाद बल्कि समराइज़ करने से पहले बाकी चीज़ें मैं अगर कहूँ तो आई एम रियली सॉरी कि हमारे साथ जो यूकेएस से गेस्ट थे, उनका था इश्यू था इसका रिसर्च का, तो वो फील्ड वर्क के लिए गए थे, ठीक है? और उन्हें जाना पड़ा जिसकी वज़ह से वो हमें जॉइन नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह अगेन उनके साथ हम कोऑपरेट करके या किसी और जैसे ही उनको मिलता है तो उसके साथ अगेन हम एक सेशन रख लेंगे। बाकी ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो सर ने बताए हैं उनको आपने अच्छे से देख लेना है, उनको रेडी करना है, अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है? एप्लीकेशन पीरियड आजकल जो है वो बेसिकली अगर वो एमफिल का मैं कहूँ या फिर मास्टर या पीएचडी का कहूँ, दोनों टाइम जो है वो अभी एक तरह का सीज़न शुरू हो चुका है। और चाइना के लिए ये है कि आपकी एक्सेप्टेंस लेना आपका बैचलर के लिए वैसे ज़रूरी नहीं होती है, अगर आप मास्टर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी होता है। इससे ये है, वैसे अगर कहूँ तो मास्टर के लिए भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, आप अप्लाई कर सकते हैं और चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस होती है तो चांस सिलेक्शन के ज़्यादा होते हैं। पीएचडी के लिए तो मस्ट होता है कि आप एक्सेप्टेंस लेके सुपरवाइज़र के साथ राब्ता करें, उसके साथ कोऑर्डिनेट करें, उसके साथ उसके फ्यूचर प्लान की पूछें या उसकी रिसर्च के बारे में पूछें। आप इंक्वायर कर सकते हैं कि उसकी रिसर्च को पहले पढ़ें, उसकी डायरेक्शन देखें और उसके बाद एक छोटी-सी ईमेल अपनी अच्छी सी बनाएँ और अच्छी-सी बनाएँ, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने होते। मुझे कल भी एक लड़के ने राब्ता किया, वो कहता है कि हम ईमेल्स कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यही बात थी, उन्होंने जब बताया कि मैं पूछा कैसे ईमेल करें, तो कहता है हम एक ही प्रोफ़ेसर जो है वो एक डिपार्टमेंट में जो हमारा डिपार्टमेंट होता है लाइक बायोलॉजी का है, तो उसमें सभी प्रोफ़ेसर को जो है वो ईमेल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता, आपने ईमेल करते वक़्त जो है वो मैक्सिमम 1 या 2 प्रोफ़ेसर को करनी होती है और उनको करनी होती है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से टोटली मैच कर रहा होता है। पहली बात और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो एन्क्रिप्शन अगर आप यूनिवर्सिटी की जो ऑफ़िशियल ईमेल प्रोफ़ेसर के प्रोफ़ाइल पे लिखी होती है या बायोग्राफ़ी पे, उनको जब आप ईमेल करते हैं तो उनमें मैंने अभी तक जो नोट किया है, एन्क्रिप्शन नहीं होती। उसका मतलब ये है कि आप प्रोफ़ेसर को जो ईमेल कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही प्रोफ़ेसर नहीं रीड आउट कर रहा बल्कि बाकी फैकल्टी के मेंबर भी उसको देख सकते हैं। तो इस सूरत में अगर आप सभी प्रोफ़ेसर को ईमेल कर रहे होते हैं एक साथ, तो ये आप फिर आपको कैसे कोई रिस्पॉन्ड करेगा? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना होता है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, अभी एक्सेप्टेंस लेने के लिए ये बेस्ट टाइम है, आप दिसंबर तक, जनवरी तक एक्सेप्टेंस ले सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन होने शुरू हो गया मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना। बाकी अपने क्वेश्चन आप रेज़ करें। थैंक यू। जी माज़रत मैं क्वेश्चनिंग से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूँ कि अंशु का ये एक कोई इतना मैंने देखा है, चूँकि अंशु के हमारे गेस्ट आज नहीं आए हैं, ठीक है? तो लेकिन मैं देख रहा था, कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। आई थिंक ये इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे तमाम गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, ansu.org.cn पे इन्होंने आना है, ठीक है? तमाम की तमाम जो इंट्रोडक्शन वगैरह है, ठीक है? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कवरेज लिखी हुई है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने आप इसको रीड करना होता है। इस पे अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आई थिंक कोई भी चीज़ आपको मज़ीद वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये डेडलाइन लिखी हुई है, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पे कि आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है, ठीक है? अगर आप जो है दोनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको पहले ही जो है इलिजिबल हो जाएँगे, मतलब उस पे वो इनएलिजिबल हो जाएँगे क्योंकि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? ऑटोमैटिकली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर तो आप इसको 2 यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करें। इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है आंसू पे, जस्ट एक सिंपल सा तरीक़ाकार है। स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर एंड पीएचडी के लिए, फेलोशिप जो है वो पोस्ट डॉक और उससे आगे के लिए जो भी आपके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि फैकल्टी नहीं मिल रही। आप यहाँ पे आके देखें, इनकी कॉल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सुपरवाइज़र्स भी दिए हुए हैं। बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। इन्होंने बड़ा आसान और वाज़ह-वाज़ह लफ्ज़ों में इन्होंने तमाम चीज़ें क्लैरिफ़ाई की हुई हैं। जो कि मैं समझता हूँ कि कोई भी एम्बिग्यूटी वाली इसमें बात नहीं है। जी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू सो मच बाबर भी आपने एडिशन किया। एक्चुअली मैंने बीच में जो टाइप्स की बात की थी वो इसलिए स्किप कर दी थी कि यहाँ पे तमाम का तमाम इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे वो आके पढ़ सकते हैं। तमाम की तमाम जो टाइप्स हैं सीएसई की और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं इस वेबसाइट पे। वो जब आप आएँगे तो इंशाल्लाह वो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं होगा इसमें। जी, क्वेश्चन्स आर वेलकम। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो।
जी, अगर कोई बोल रहा है आवाज़ जो है कम आ रही है। आफ्ताब भाई वो क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, आप फिर उनको आंसर कर दीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना लाजमी है? सीजीपीए को परसेंटेज में लाज़मी है? नहीं, आई थिंक इट्स नॉट। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखें, पोर्टल पे डिपेंड करता है कि अगर तो वो माँग रहे हैं, उनके पोर्टल में ऑप्शन है कि परसेंटेज कितनी है, ठीक है? फिर तो वो कन्वर्ट कर लें। लेकिन अगर तो वो डायरेक्ट वो बाज़ का जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है, उसके पोर्टल पे सीजीपीए का ऑप्शन होता है। आगे स्केल दिया होता है 5.0, 4.0, ठीक है? जो भी स्केल आपने यूज़ करना है, आपका जो ओवरऑल स्केल था और पीछे आपने उसको सिंपली पुट कर देना है। अगर तो पोर्टल पे डिपेंड करता है कि पोर्टल यूनिवर्सिटी का किस तरह का है। अगर तो वो परसेंटेज माँग रहा है, ठीक है? फिर तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पड़े होते हैं, उसे कन्वर्ट कर लें, अपना स्केल डालें और उसको कन्वर्ट कर लें और कर दें। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। जी, कोई जी, सेकंड। और मोस्टली ये होता है कि परसेंटेज जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे एंड पे लिखी हुई होती है। जी, बिल्कुल तो ऐसा भी दूसरा है। क्वेश्चन है, हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है कि आल्सो नोटराइजेशन अभी अप्लाई करने के लिए भी नेसेसरी है, यानी कि अप्लाई करते वक्त नोटराइजेशन ज़रूरी है या जब वीज़ा प्रोसेस करते हैं तब ज़रूरी है? ये भी मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ लिखती हैं कि नोटराइज़ कॉपी ऑफ डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो नहीं लिखती, सही है? तो ये डिपेंड करता है, बेहतर है कि आप एक-एक कॉपी जो है वो नोटराइज़ करा लें। नोटराइज़ेशन बेसिकली आप जो है कचहरी जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे मुझे नोटरी पब्लिक की एक स्टैम्प लगा दें। क्योंकि तकरीबन हर डॉक्यूमेंट 20-25 रुपए का होता है, मैंने जब करवाई जी, थी जी, और एज मेरे लिमिट बता 100-200 दें में काम मास्टर हो एंड गया था। पीएच डिग्री से जी, पैसे। सॉरी? सॉरी बाबू भैया का मैं सवाल कैचअप नहीं कर पाया। हेलो? मेरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल? जी, जी, बिल्कुल आ रही है, अभी आ रही है आपकी आवाज़। जी, जी, मैं एज लिमिट की पूछ रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन एज लिमिट का है, दूसरा है कि इज़ देयर एनी स्पेसिफिक अटेस्टेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक मोफा एंड आईबीसीसी? जी, देखें एज लिमिट भी जी, वही बात है कि आईबीसीसी और मोफा से अटेस्टेशन का पूछा गया कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जी, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है किसी भी किस्म की अटेस्टेशन जो है नहीं चाहिए होती है। जब आपकी यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है, ठीक है, कि कोई ख़ास डॉक्यूमेंट आप उनको नोटराइज़ फॉर्म फॉर्म में प्रोवाइड करें या अटेस्टेड प्रोवाइड करें, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं, वरना मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे किसी किस्म की अटेस्टेशन नहीं माँगती है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन किसी किस्म की अटेस्टेशन नहीं चाहिए होती। अगर आपका टाइम है एचईसी अटेस्टेशन में या मोफा वगैरह से या आईबीसीसी वगैरह से, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दिस कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे किसी किस्म का कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए होती। हाँ, जब यहाँ पे मतलब आप आ जाते हैं, मेबी आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है, कोई यूनिवर्सिटियाँ माँगती हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, वरना नहीं चाहिए होती है अटेस्टेशन, ठीक है। दूसरा ऐज की बात है, ऐज भी लिखी होती है, जब भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एज लिमिट लिखी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एप्लीकेशन गाइडलाइन देखें यहाँ इस यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे देखें एज एज कहीं पे लिखी होगी, ये देखें। ये मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शुड बी अंडर द एज ऑफ 40 बाय सितंबर दिस। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोग्राम के लिए, तो अंडर द एज ऑफ 45। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके देख सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, उसके बाद क्वेश्चन है कि लोग होते हैं अभी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं 7 या 8 सेमेस्टर में होते हैं, तो वहाँ 7 या 8 सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको तो हर हाल में करना चाहिए अप्लाई, ठीक है? 7 सेमेस्टर वाले प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर तो वो समझते हैं कि उनकी डिग्री जो है, बाज़ औक़ात ना यूनिवर्सिटीज़ लिखती हैं कि उनकी जो डिग्री है वो एक ख़ास ड्यूरेशन से पहले जो है वो कंप्लीट हो रही हो। अगर देखें ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये प्रोसेस है, ठीक है? और ऑनलाइन इंटरव्यू का ये मतलब ये टाइम है और ये टाइम है, ठीक है? तो इन टाइम से पहले बाज़ का यूनिवर्सिटीज़ लिख देती हैं कि इस टाइम से पहले अगर आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो रही है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है? क्लियरली लिखा होता है एक जगह पे, क्लियरली डिग्री के बारे में लिखा होता है कि अगर आप फलाँ टाइम तक एक डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं
जी, जी। ये देखें फॉर उसके एग्ज़ाम्पल बाद ये क्वेश्चन है कि ये प्रोफ़ेसर्स की जो है वो यहाँ पे देखें, अगर मैं जी, थोड़ा जी। सा क्लेरिफ़ाई टू हू प्लान टू ऑब्टेन देयर डिग्रीज़ शुड सबमिट अ प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टू एंश्योर दैट दे विल कंप्लीट देयर डिग्री टू ऑब्टेन डिग्री बाय जुलाई। ये देखें मैं जो बात कर रहा था, बाय जुलाई 2024 ये क्लियरली लिखा होता है यहाँ पे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्टली जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्टली प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल जो है वो ओपन ही नहीं होती या फिर ओपन होती है तो वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह, ईमेल वगैरह नहीं मिलती। तो फिर उसके लिए हमें रिसर्चगेट उनका ओपन करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ नाम वगैरह अगर उनके या कुछ मिल जाता है तो ये रियली टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा ये कि सेकंड क्वेश्चन में इज़ दिस कि क्या ईमेल में 1-2 लाइन्स रिलेटेड टू प्रोफ़ेसर सर्च बैकग्राउंड लिखना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है कि अगर ईमेल नहीं मिल रहा, वही बात है, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि आप उनको रिसर्च गेट पे अप्रोच कर सकते हैं या किस तरह उन उधर से ईमेल ले सकते हैं। उनकी अपनी लैब्स होती हैं, वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वहाँ से ईमेल ले सकते हैं, ठीक है। कहीं से ना मिले, ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफ़िस को ईमेल करके भी उनकी ईमेल ले सकते हैं। अगर तो बिल्कुल ही 100% मैच हो रही है रिसर्च आप उसके अंडर करनी है और आपको आपको लगता है कि आप उसके अंडर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। और इस चांस को लॉस नहीं करना चाहते इस प्रोफ़ेसर को। तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफ़िस को ईमेल कर सकते हैं। जो सेकंड सेकंड पोर्शन आपका क्या था सवाल का? सॉरी। जी, सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमें प्रोफ़ेसर का जो रिसर्च बैकग्राउंड होता है उसके हवाले से हाँ जी, ईमेल में लिखना होता है तो कि सर मैं आपका यही सजेस्ट ईमेल करूँगा कि बैकग्राउंड ईमेल ऐसा जब आप करते हैं तो पहली लाइन में फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा दिस इज़ मी मोहम्मद आफ्ताब, आई हैव सीन योर प्रोफाइल एंड इट सीम्स दैट योर रिसर्च डायरेक्शन इज़ अलाइन्ड विद मी। आप जब उसकी रिसर्च डायरेक्शन का हवाला देते हैं, तो वहाँ पे आप उसका स्पेसिफिक पेपर का भी हवाला दे सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे प्रोफ़ेसर को पता चलता है, प्रोफ़ेसर कहता है कि यार ये मेरा पेपर क्यों मतलब इतना मतलब ये लिखा हुआ है मतलब हाइलाइट करके। डेफ़िनेटली फिर वो उससे इम्प्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे ने उसकी प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल पढ़ी है, उस पे वर्कआउट किया है, उसके बाद प्रोफ़ेसर को अप्रोच किया है। तो इससे प्रोफ़ेसर जो है उसको वैल्यू देते हैं, उस एप्लीकेंट से कॉन्टैक्ट मतलब करने में उनको फिर जो है मतलब वो समझते हैं कि यार ये बेहतर रहेगा कि इस एप्लीकेंट को अगर क्योंकि इसने पहले ही वर्कआउट किया हुआ है। पहले ही मतलब इसने इंटरेस्ट शो किया हुआ है और इसमें इवन मेरे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो वो बेहतर एक अच्छी बात है कि यार उसको पढ़ लें और ईमेल में हवाला दे दें। और ये काम पहले पैराग्राफ में करना है, ईमेल के। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि क्या if question है if we have done bachelor in any degree then we want to apply for bachelor in computer science then can we avail it? अ, देखें फिर ये बात है एक स्पेसिफ़िक प्रोग्राम की और स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी की रेगुलेशंस की, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बैकग्राउंड माँगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहती हैं कि आपने जो प्रीवियस डिग्री है उसमें एट लीस्ट इतने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो जो जिस मेजर में आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट पड़े हों, ठीक है? ये एक स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट जो है इम्पोज़ कर देती हैं यूनिवर्सिटीज़ और लिखा होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एट लीस्ट इतने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आपने प्रीवियस डिग्री में इस मेजर से रेलेवेंट पढ़े हों। आप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछ सकते हैं अगर ये चीज़ नहीं मेंशन, तो उनको आप अपना बैकग्राउंड और ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटीज़ बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट्स माँग लेती हैं। वो आप उनको दिखा सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट देख के वो बता सकती हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट। तो ये भी एक ओके सॉल्यूशन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट वन टाइम क्या हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। पिछले सालों में ऐसा होता था कि सीएसई स्कॉलरशिप का 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी सीएसई के लिए ये है कि आप सीएसई के लिए एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोफ़ेसर चूज़ करने से लेके सीएसई के अप्लाई करने तक वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें, जिसमें आपके प्रोफ़ेसर से कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है? और आपके प्रोफ़ेसर आपको फुल सपोर्ट कर रहा है और उसकी रिसर्च डायरेक्शन आपसे बिल्कुल अलाइन है, आपको उसका काम का आइडिया है, आपको पता है कि उसका आप काम कर लेंगे। क्योंकि डिग्री पे बाद जब आप एक प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली एक काम अकम्प्लिश करना होता है फुली, ठीक है? और चाइना में रिसर्च में जो है ज़्यादातर आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है। प्रोफ़ेसर की इतनी ज़्यादा गाइडलाइन नहीं होती, ज़्यादातर काम आपको खुद आना चाहिए और आपको ये अच्छा एज मिलता है प्रोफ़ेसर से
और प्रोफेसर आपको लाइक करता है कि मतलब बच्चा खुद काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जब आप एक यूनिवर्सिटी सीएससी के लिए सिलेक्ट करें तो वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जिसमें आपकी तमाम चीज़ें अच्छी हों। बाकी आप सीएससी के लिए एक यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करें, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के लिए जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करें, कोई रोक नहीं है। तो आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीएससी के लिए एक ही यूनिवर्सिटी होगी। जी, नेक्स्ट। चलें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जब हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें शुड आवर रिसर्च प्रपोजल बी रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द एमफिल डिग्री या रिसर्च? देखें, इसमें 2 मेरी चीज़ें आवाज़ हैं। आ रही है? जी, आ रही है बिल्कुल। 2 चीज़ें हैं इसमें कि आपको अपना बैकग्राउंड अलाइन करना होगा डेफ़िनेटली अपने प्रोफ़ेसर के काम से। लेकिन अगर आप पीएचडी में रिसर्च चेंज कर रहे हैं, तो उसको आपने जस्टिफ़ाई करना होगा कि मेरा बैकग्राउंड तो ये है, ठीक है? लेकिन आप उसको चेंज कर रहे हैं, एक न्यू रिसर्च डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आपको उसको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा और उसके लिए एक रिसर्च प्रपोज़ल तो डेफ़िनेटली एक ऐसा प्रपोज़ल होता है जिसमें आप अपनी मेथोडोलॉजी भी वाज़ह करते हैं और बताते हैं कि ये काम इस मेथड के ज़रिए मैं करूँगा। तो अगर तो आप प्रोफ़ेसर को कन्विंस कर सकते हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इट्स आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आपका जो मतलब प्रीवियस आपका है डॉक्यूमेंट जो भी आपका एमफिल में है उससे अलाइन करें और फ्यूचर से उसको अलाइन करें, ठीक है? दोनों चीज़ें आपकी अलाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्रोफेसर आप जैसे आपने कहा कि एक से ज़्यादा प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी होती। जी। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपने कहा कि हर एक ही डिपार्टमेंट के मल्टीपल प्रोफेसर को ईमेल्स ना करें, यस आई डिड इट एंड मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन अगर आपसे रिलेटेड ज़्यादा प्रोफेसर हैं तो वो जो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस आफ्टर ईमेलिंग 1300 प्रोफेसर मिली है, तो अगर हम हर यूनिवर्सिटी से एक आधे प्रोफेसर को ही टारगेट करें, ये तो इतने प्रोफेसर को टारगेट नहीं किया जा सकता। तो बाकी सर समटाइम ज़्यादा प्रोफेसर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैं 3 डोमेन्स को टारगेट कर रही हूँ। तो इसमें ये है कि एक से ज़्यादा प्रोफेसर को ईमेल्स लिखना पड़ता है, तो क्या सेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गैप के साथ ईमेल किया जा सकता है? देखिए, कर सकते हैं ईमेल, ठीक है? लेकिन वही बात है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर प्रोफ़ेसर ही आपसे रिलेट कर रहा हो। क्लोज़ली रिलेटेड जो होते हैं रिसर्च जो आपकी होती है, वो कुछ प्रोफ़ेसर्स के साथ होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 3 होंगे प्रोफ़ेसर या इतने एक डिपार्टमेंट में इतने ही प्रोफ़ेसर आपके में मैच कर रहे होंगे, वो भी होंगे तो 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होते। तो जो क्लोज़ली रिलेटेड हो पहली बात तो ये कि उसको ईमेल करें। अगर तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो दूसरे प्रोफ़ेसर को ईमेल आप कर सकते हैं, डेफ़िनिटली कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनिटली एक प्रोफ़ेसर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो दूसरा प्रोफ़ेसर आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, वो आपसे रिलेवेंट है, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम बाद दोनों प्रोफ़ेसर ने रिस्पॉन्ड कर दिया और दोनों आपको विलिंग हैं एक्सेप्टेंस देने के लिए और दोनों ने दे दी है, ठीक है? तो आप दोनों में एम्बिग्यूइटी क्रिएट ना करें, आप उनको बता दें, ठीक है? कि प्रोफ़ेसर मैंने फलाँ प्रोफ़ेसर को भी ईमेल किया था और आपको भी ईमेल किया था। तो अब उसमें फिर ये होता है कि प्रोफ़ेसर को पता होता है कि यार मैंने अपने अंडर कितने मतलब वो आपसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अगर एक प्रोफ़ेसर बिल्ड कर ले और एट द एंड आप कहें कि प्रोफ़ेसर मैंने फलाँ प्रोफ़ेसर से भी लिया हुआ था ईमेल, तो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। 2 प्रोफ़ेसर्स को डील करना और 2 प्रोफ़ेसर को सेम डिपार्टमेंट में करना इस तरह लारे लगाना मैं कहूँगा, ठीक है। तो क्लैरिफ़ाई कर देना चाहिए प्रोफ़ेसर्स को और उनको सच बता देना चाहिए क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और ये एक अच्छी बात नहीं होती। अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको जल्दी-जल्दी सर आंसर करते जाएँ, काफ़ी क्वेश्चन्स हैं। सीएससी की अपनी एज लिमिट डिफाइन नहीं होती या सिर्फ़ हर यूनिवर्सिटी की तरफ से एज लिमिट होती है? लाइक एज लिमिट आप डेडलाइन की बात करें सर आमिर अलवी। देखें सीएससी की जब बात आती है यूनिवर्सिटी जब आपको रिकमेंड करती है ना, सीएससी बेसिकली वो आपके एंड पे सिर्फ़ एक पोर्टल पे अप्लाई करना है। सीएससी के लिए जो सिलेक्शन होती है वो और जो आपका रिव्यू इंटरनल रिव्यूइंग कमेटी होती है, वो रिव्यू करती है आपके डॉक्यूमेंट्स को, इनिशियल रिव्यू पास होता है, यूनिवर्सिटी का रिव्यू पास होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको सीएससी के लिए रिकमेंड यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है? तो इट्स इट्स नॉट योर हेडेक, आपका हेडेक नहीं है कि आप एज लिमिट क्या है, क्या नहीं है, ठीक है?
आप सीएससी के लिए एलिजिबल होंगे तो यूनिवर्सिटी आपको खुद ब खुद बता देगी कि आप सीएससी के लिए एलिजिबल हैं। आपने इस पोर्टल पे ईमेल में आपको पोर्टल वो मेंशन कर देंगे, इस पोर्टल पे जाके आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है? तो इट्स नॉट योर हेडेक, आपने इस पे ध्यान नहीं देना कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। आपने जस्ट सीएससी का पोर्टल को यूज़ करना है और उस पे जाके आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है? आपका ओके जी जी कोई भी इश्यू नहीं है एलिजिबिलिटी का, एज वगैरह का सीएससी के लिए, वो यूनिवर्सिटी जी नेक्स्ट करेगी क्वेश्चन है कि सर वही कैन वी अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी दैट one from which we have received an acceptance letter from the supervisor. सॉरी रिपीट कीजिएगा सवाल। Sir, can we apply to any university or that one university which we have received where we have received acceptance letter from supervisor? देखिए, वही बात है कि सीएससी के लिए आप एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, बाकी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप समझते हैं कि यार सीएससी के चांसेस डिमिनिश हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है, तो आप जो है एक यूनिवर्सिटी जिसमें आपकी सारी चीज़ें फेवर में जा रही हैं, प्रोफेसर की डायरेक्शन और प्रोफेसर की सपोर्ट और तमाम चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं, तो वो आप यूनिवर्सिटी सीएससी के लिए रख लें। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ-जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। इसमें कोई ममानत नहीं है। जी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइंडली गाइड इफेक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथन द एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। सीएससी प्रोग्राम के लिए मैं समझता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट ऐसे की जा सकती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मेजर है जिसमें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसमें रिसर्च ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और उन रिसर्च ट्रेंड्स को आप जो है कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं, उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसमें कैसे आप जो है अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं या प्रोफ़ेसर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसकी रिसर्च डायरेक्शन से मुताबिक आप जो है कोई कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं या कोई आप छोटी-मोटी पब्लिकेशन कर सकते हैं उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी प्रोफ़ाइल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और वो कुछ इसी तरह से है जो कि कोर्सेज़ वगैरह हैं, ठीक है? पब्लिकेशन वगैरह आप अगर थीसिस वगैरह पब्लिश आपने नहीं किया, कोई एका-दुका आप पब्लिश कर लें, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर ही निकाल लें, ठीक है? तो उससे आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रेंथन हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जनरल इम्प्रूवमेंट तो मेरे ख्याल जी में प्रोफाइल में ही की जा सकती है। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने लैब्स के बारे से बात की है, तो लैब्स का कैसे पता चलेगा प्रोफेसर की लैब? देखें गूगल पे मैं यही आपको कह रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ईमेल प्रोफ़ेसर का नहीं मिल रहा, ठीक है? तो प्रोफ़ेसर का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम आप लिखते हैं, तो ये जो एफ़िलिएशन होती है वो उन प्रोफ़ेसर की डिफरेंट लैब्स के साथ भी होती है। जैसे स्टैट की लैब्स होती हैं, किसी कंट्री की अपनी लैब्स होती हैं, चाइना की स्टैट लैब्स होती हैं, ठीक है? या इनकी प्रोविंशियल लैब्स होती हैं, ठीक है? प्रोविंस जो सूबे होते हैं उनकी अपनी बड़ी-बड़ी लैब्स होती हैं, ठीक है? तो उनमें वो मेंबर्स होते हैं, ठीक है? वो प्रोफ़ेसर्स अपनी मेंबरशिप रखते हैं उन लैब्स में। तो वो उनकी एफ़िलिएशन सामने गूगल पे आ जाती है। तो उसमें कोई भी इतनी नई बात कि आपको इनकी लैब्स नहीं मिलेंगी। हाँ, ये है कि ये चाइना में लैब्स में प्रोफ़ेसर जो हैं इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर नहीं करते हैं। ये ट्रेंड थोड़ा कम है, ठीक है? इंटरनेशनल्स के लिए। बाकी आप एज़ एन जो रिसर्च एसोसिएट होता है या रिसर्च असिस्टेंट होता है, इस तरह की चीज़ें कम हैं थोड़ी-सी लैब्स में काम करने वाली प्रोफ़ेसर्स की एक्स्ट्रा से। आप सिर्फ़ स्कॉलरशिप पे ही आ सकते हैं और उस तरह ही कर सकते हैं। हाँ, वो पोस्ट डॉक और उस तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो नेक्स्ट लेवल पे आप फेलोशिप्स कर सकते हैं। मास्टर और पीएचडी के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी अप्लाई फॉर अनदर मास्टर इन सेकंड मास्टर इफ वन फ्रॉम पाकिस्तान? जी, जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। नो इश्यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द जनरल एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ सीएस स्कॉलरशिप, या जनरली उसमें सीजीपी को प्रायोरिटाइज किया जाता है या सेपरेट होता है? टाइप ए टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट एलिजिबिलिटी होता है? मैं देखें जो 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 एचईसी या पाकिस्तान के थ्रू है ना स्कॉलरशिप, मैं तो पहले से डिक्लाइन करूँगा वो उस पे तो अप्लाई करें ही ना, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के लांजों में पढ़ने की। आप सिंपली जो टाइप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करने की है ना, उस पे अप्लाई करें और उसमें कोई भी जो एज लिमिट वगैरह ये कोई भी क्राइटेरिया है वो इतना टफ नहीं होता सीएससी का।
ये सिलेक्शन उनकी सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है, वो क्या चीज़ देखते हैं। ओवरऑल आपकी मैं समझता हूँ कि जो प्रोफ़ाइल में हर बंदा डिग्री करता है, ये बात तय है। हर बंदे ने कोई न कोई छोटा-मोटा काम भी किया होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन जो चीज़ फ़र्क डालती है ना, वो आपकी या तो पब्लिकेशंस होती हैं या आपकी जो ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मेंबरशिप्स होती हैं किसी ऑर्गनाइज़ेशंस की, ठीक है? जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स, आसमी वगैरह हो गई, इस तरह की जो कोई अच्छी-अच्छी मेंबरशिप होती हैं। इस तरह एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई आपके अवार्ड्स होते हैं, ठीक है? वो भी कंसिडर किए जाते हैं। इनको सिर्फ़ पढ़ाई के लिए पढ़ाकू कीड़ा नहीं चाहिए होता। यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ओवरऑल टैलेंटेड लड़का भी चाहिए होता है, बंदा भी चाहिए होता है, एप्लीकेंट चाहिए होता है, जो कि इनकी यूनिवर्सिटी को ओवरऑल स्टेज पे भी उनको कर सके, प्रेज़ेंट कर सके। तो मैं समझता हूँ कि तमाम एरियाज़ में आपके जो एबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, जी। जी, जी। स्टाइपेंड बता दें कि कितना होता है मास्टर पीएचडी के लिए सीएसई का? जी, लिखा होता है वेबसाइट पे, आप खुद जाके देख लें, ठीक है? यहाँ पे मेंशन होगा प्रोग्राम की, जहाँ पे डिटेल होती है वहाँ पे लिखा होता है। सीएससी स्कॉलरशिप वगैरह मास्टर के लिए करते हैं तो आपका 3,000 होता है और पीएचडी के लिए 3,500 होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जी, अप्लाई करते हैं वो 1500, 1800, 2000 और 2500 तक होता है। जी, जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेकिन जैसे मेरा काम वायरसेस पे है तो मैं कैंसर में भी इंटरेस्टेड हूँ। So how I can align my work with, can I just mention his or her paper, or can say I am interested to work even I have no specific skill set? वही बात है, इन्होंने स्किल सेट का ज़िक्र किया है। आपके पास अगर मेजर डिफरेंट है या कोई मतलब इतना भी डिफरेंट नहीं हो, अगर मेजर थोड़ा-सा रिसर्च आप चेंज कर रहे हो, तो आपको किसी न किसी तरह से अलाइन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है? और आप जो है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, मटीरियल्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको आपकी डिग्री तो थोड़ी-सी मुख्तलिफ है ही है, लेकिन आप अपने कोर्सेज़ वगैरह जो ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, वो आप बता सकते हैं। या तो आप कहें कि मैंने जी काम किया है इस पे, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके अंडर काम कर सकता हूँ। या फिर आप कहें कि मेरे पास ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, मैंने इनसे नॉलेज गेन की है, मैं आपके अंडर आके इसमें काम कर सकता हूँ। आपको किसी न किसी तरह से जस्टिफ़ाई करना पड़ता है, अपने आप को अलाइन करना पड़ता है, तभी जो है आप उसके अंडर एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। वरना सूटेबल नहीं है आपके लिए अप्लाई करना। जी, नेक्स्ट ये है कि सर आमिर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी एज लिमिट तकरीबन जो है वो काफ़ी हो चुकी है, 90 39 प्लस है, 39 प्लस। हाँ। तो मैं अपना टाइम अब वेस्ट ही करूँगा या फिर मैं सेपरेट ले लूँ अप्लाई बाद में सीएसई या यूनिवर्सिटी कहे कि आपकी एज ज़्यादा है? ये देखें, इवन तो मास्टर्स के लिए भी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है अंडर द एज ऑफ 40, ठीक है? 39 के लिए तो कर सकते हैं और पीएचडी के लिए तो 45 है, ठीक है? और अगर चाइना में अगर उनका कहीं नहीं भी होता, तो मैं वही बात कहूँगा कि मल्टीपल कंट्रीज़ की मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ टारगेट करें। कुछ जगहों पे जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है कि वो कहते हैं कि वाक़ई जी इन्होंने इस बंदे ने जो एज है वो ज़ाया नहीं की है, ठीक है? वो कहीं पे टाइम इसने ज़ाया नहीं किया है, इसने अलाइन किया है, वो खुद किसी न किसी चीज़ में अपने आप को एडजस्ट किया है, ठीक है? तो वो आप कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट। जी, जी। जी, यही हमारे पास आज की क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। आफ्ताब भाई आपको भी, आप अब रिकॉर्डिंग को क्लोज़ कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जी, बाबर भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी इनवाइट किया मुझे। किसी को कोई भी सवाल हो तो मुझसे बेशक जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो है मेरा ये एक यूट्यूब चैनल है, एक बंदा है नाचीज़ का, इस पे भी डिफरेंट वीडियोज़ ये मैं उस पे अपलोड भी करूँगा, ठीक है? वहाँ पे इस वीडियो के अंडर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? पूछ भी सकते हैं, कहीं भी किसी प्लेटफ़ॉर्म से मैं इंशाल्लाह आपके लिए जो है ऑलवेज़ अवेलेबल। और आप बाबर भाई के जी, ज़रिए जी। भी पूछ सकते हैं, बाबर भाई भी मुझसे आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। और स्पेशल थैंक यू आप सबका कि आपने जॉइन किया और बाबर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं एक नाचीज़ सा बंदा आपके लिए थोड़ी-सी गाइडेंस का बायस बना। थैंक यू सो मच बाबर भाई वन्स जी, अगेन। जी। कोई एंडिंग जी, रिमार्क्स थैंक यू आपके सो हों? मच आपका। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अब जब डाउनलोड करके इसको अपलोड कर देंगे तो लिंक मेरे पास आप पहुंच जाएगा, आप शेयर करेंगे तो मैं अपने ऑडियंस के साथ जो है इसको शेयर कर दूंगा।
और ये फिर आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे, अगर कोई चाहेगा तो आपको कॉन्टैक्ट भी करवा देंगे। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। ये स्कूल ऑफ स्कॉलरशिप एक प्रोजेक्ट है, PCH पीस चैरिटी ऑफ पाकिस्तान एक फाउंडेशन है, तो उसकी तरफ से ये स्कूल ऑफ स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जनरली गाइडेंस देते हैं थ्रू आउट द स्कॉलरशिप जर्नी ऑफ स्कॉलरशिप एस्पायरेंट्स। तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई भी आपको होता है स्कॉलरशिप वाले से, आप हमेशा, आपको वेलकम है कि आप पूछ सकते हैं। तो गए बगैर हम वेबिनार भी करवा रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार भी होगा जल्दी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस वेबिनार को ज्वाइन किया। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मज़ीद भी अगर आप क्वेश्चन रखते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अगेन भी, और वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बहुत शुक्रिया। कल भी एक वेबिनार है कनाडा पे, तो आप जो है उस कनाडा के वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा वेबिनार है, उसको भी देखें और उसमें भी देखें कि मे बी आपके लिए कोई ऐसा चांस मिल जाए, आपको कोई पॉइंट क्लिक हो जाए आपको, जो कि आपके लिए सूटेबल हो, कहीं पे किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप फॉल कर दें हो, तो ज़रूर ट्राई करें। हर जगह ट्राई करना चाहिए। फिर से वही बात, मल्टीपल कंट्रीज़ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। तो इंशाल्लाह कल भी मिलेंगे दोबारा से। सर आफ्ताब के यूट्यूब चैनल पे कल वेबिनार होगा कनाडा के हवाले से, उसमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। सर आफ्ताब की यूट्यूब चैनल पे मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, उस पे वेबिनार होने जा रहा है कनाडा की वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, तो आप उसको लाजमन ज्वाइन कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बाबर भाई। ये बीच में नेक्सा लर्न EDU का लिखा हुआ भी है, तो इस जगह पे कल का वेबिनार लाइव होगा, तो यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बाबर भाई। जी थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच मेरी सर। तरफ से सबको। अल्लाह जी हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।